डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस के इस सेशन में आज हम मेथड्स ऑफ नोट इश्यूज को पढ़ेंगे। इससे पहले के सेशन में हम प्रिंसिपल ऑफ नोट इशू पढ़ रहे थे, जिसमें करेंसी प्रिंसिपल और बैंकिंग प्रिंसिपल थे। अब हम मेथड्स ऑफ नोट इशू पढ़ेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके तहत नोट इशू किए जाते हैं। मेथड्स ऑफ नोट इशू में आप वही दो प्रिंसिपल के तहत देखेंगे। करेंसी प्रिंसिपल के अंडर तीन मेथड्स दिए गए हैं। एक है फिक्स्ड फिड्यूशियरी सिस्टम, दूसरा बॉन्ड डिपॉजिट सिस्टम, तीसरा है फिक्स्ड मैक्सिमम सिस्टम। बैंकिंग प्रिंसिपल के अंदर तीन हैं, प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, मॉडिफाइड और मिनिमम रिजर्व सिस्टम। आज के इस लेक्चर में हम करेंसी प्रिंसिपल के तहत जो तीन मेथड्स हैं वो डिस्कस करेंगे वन बाय वन। There are three methods under currency principle that include fixed fiduciary system, bond deposit system and fixed maximum system. जो पहला मेथड है करेंसी प्रिंसिपल के तहत वो है फिक्स्ड फिड्यूशियरी सिस्टम। फिड्यूशियरी बेसिकली कहते हैं लॉयल्टी को, या लॉयल एक्शन या लॉयल एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ समथिंग और समवन। सो हम देखते हैं इसका कंसेप्ट क्या है कि द गवर्नमेंट फिक्सेस अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ नोट्स विदाउट कीपिंग एनी मेटेलिक रिजर्व। कि गवर्नमेंट इस मेथड के तहत, फिक्स फिड्यूशियरी सिस्टम के तहत गवर्नमेंट क्या करती है कि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ नोट्स जो है वो फिक्स करती है कि इतने अमाउंट के नोट्स या इतने वैल्यू के नोट्स हम मेटेलिक रिजर्व के बगैर इशू करेंगे। सो ये जो एक्ट है या ये जो मेथड है ये फिक्स फिड्यूशियरी सिस्टम कहलाता है। बट दिस पोर्शन ऑफ करेंसी मस्ट बी बैक्ड बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और इसके जो यानी कि रिजर्व होता है वो मेटेलिक रिजर्व नहीं होता, बल्कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी देती है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं और उस सिक्योरिटी के बेस पर एक अमाउंट फिक्स की जाती है, हालांकि उसका रिजर्व गोल्ड में नहीं रखा जाता। सो विच इज़ कॉल्ड फिड्यूशियरी लिमिट। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं जो उसको गारंटी करती हैं या बैक करती हैं वो ये उसको कहते हैं फिड्यूशियरी लिमिट। The notes issue other than fiduciary limit must be fully backed by gold or silver reserves. So यहाँ पर हम ये देखते हैं कि फिक्स फिड्यूशियरी सिस्टम के तहत एक खास अमाउंट है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी देती है और जिसको हम फिड्यूशियरी लिमिट कहते हैं। उस फिड्यूशियरी लिमिट के अंदर एक खास अमाउंट मुतय्यन की जाती है कि इतने अमाउंट के नोट्स बगैर रिजर्व रखे हम इशू करेंगे, और इसके अलावा जो करेंसी इशू होगी उसको फुली बैक्ड किया जाएगा। राइट। सो आगे कहते हैं कि दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड इन 1844 इन द बैंक चार्टर एक्ट ऑफ 1844। नॉर्वे एंड जापान आल्सो अडॉप्टेड दिस मेथड। दिस सिस्टम एक्टेड एज अ ब्रेक ऑन द undue expansion of currency and credit in the time of prosperity. This system also provides security for the convertibility of notes। कि यहाँ पर भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं नोट्स को आसानी के साथ। राइट। सो इसका मेरिट्स और डिमेरिट्स भी देखते हैं कि सेफ्टी है। पहला तो उन्होंने मेरिट दिया है कि दिस मेथड ऑफ नोट्स इशू प्रोवाइड सेफ्टी टू नोट्स इशूड एंड एक्ट्स एज ब्रेक विच आल्सो प्रोवाइड सेफ्टी टू करेंसी वैल्यू। Stability, this system not only provides value stability but also provides economic stability which is helpful for regulating internal prices and exchange rate। कि यहाँ पर स्टेबिलिटी होती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी होती है कि एक तो ये है कि कुछ पोर्शन जो है या कुछ फिक्स्ड अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि बगैर रिजर्व के इशू करेंगे और अदर करेंसी जो है वो फुली बैक्ड होगी। सो इस हवाले से ये है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आ जाती है और दूसरे ये है कि रिजर्व की ज़रूरत नहीं होती और अमाउंट या करेंसी सर्कुलेशन में आ जाती है, जिससे ट्रेड की भी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। इसके डिमेरिट्स हैं कि अनसुटेबल फॉर मॉडर्न इकोनॉमी। इन द मॉडर्न एज ऑफ एवर चेंजिंग वर्ल्ड द गवर्नमेंट नीड्स अ कैपिटल टू फाइनेंस इस प्रोजेक्ट, बट दिस सिस्टम इज अनसुटेबल फॉर अ मॉडर्न इकोनॉमी इन विच मनी नीड्स आर ऑफन चेंज्ड। यहाँ पर जो डिमेरिट दिया गया है वो कहता है कि मॉडर्न इकोनॉमी में ये सूट नहीं करता जो फिक्स्ड फिड्यूशियरी सिस्टम है, जिसमें एक फिक्स्ड अमाउंट बगैर रिजर्व के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पर दी जाती है या सर्कुलेशन में आ जाती है, नोट्स सर्कुलेशन में आ जाते हैं। उसकी वजह ये है कि जो मॉडर्न इकोनॉमी है ये बहुत रेपिडली चेंज हो रही होती है, सो इसकी रिक्वायरमेंट्स भी चेंज हो रही होती है। सो गवर्नमेंट के लिए किसी अमाउंट को फिक्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है और ये उस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाते। मेटल ड्रेन है कि अंडर दिस सिस्टम एन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ड्रेन ऑफ गोल्ड और सिल्वर काज
causes to decrease in supply of notes even though economic condition require increase in it। कि अगर इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो रिक्वायर करते हैं कि गोल्ड और सिल्वर की जो है वो ड्रेन ना हो और सप्लाई नोट्स जारी रहें, यानी कि सप्लाई ऑफ नोट्स जो है ना वो डिक्रीज करते रहते हैं जब गोल्ड और सिल्वर की इंटरनल एक्सटर्नल ड्रेनेज हो। सपोज यानी कि अगर ज़रूरत हो लेकिन फिर भी ये वो करते हैं, ड्रेन कर देते हैं गोल्ड को और रिजर्व्स नहीं रखते, और उसकी वजह से जो है ना वो आप यूँ समझ लें कि ये एक डिमेरिट के ज़ुमरे में इसको लिया गया है कि मेटल ड्रेन हो जाता है, गोल्ड और सिल्वर जो है वो प्रॉपर यूज़ में नहीं आते। लाइकवाइज दैट। तीसरा है कि इनइलास्टिसिटी है इसके अंदर, जो डिमेरिट है कि दिस सिस्टम इज रिलेटिवली इनइलास्टिक बिकॉज अंडर दिस नोट्स अदर देन फिडुशियल लिमिट कैन बी इशूड ओनली बाय इंक्रीजिंग गोल्ड। कि इनइलास्टिक इसलिए है कि एक लिमिट जो फिडुशियल लिमिट दी है जिसके बगैर, जो रिजर्व के बगैर इशू कर सकते हैं, उसके बगैर यानी वो जो लिमिट जो रिजर्व के बगैर इशू कर सकते हैं वो तो है, लेकिन उसके बगैर उसके अलावा जो नोट इशू होंगे वो फुल बैक्ड होंगे, उसकी रिजर्व रखे जाएंगे, तो वो रिजर्व होना ज़रूरी है। अगर वो रिजर्व नहीं होंगे तो बाकी करेंसी जो मैंने बाकी करेंसी है जो कि ज़रूरत होती है सर्कुलेट होने की वो नहीं होती। सो रिजर्व होंगे तो ही बाकी करेंसी इशू होगी जो फिडुशियल लिमिट से हट के है। Lockup of gold. The system lockups a fixed quantity of gold which could otherwise be used for productive purposes. एक डिमेरिट दिया गया है कि इस सिस्टम का ये डिमेरिट है कि इसमें जो गोल्ड की क्वांटिटी है वो रिजर्व रखी जाती है सर्कुलेशन के लिए करेंसी की, अदरवाइज वरना ये जो गोल्ड था वो किसी प्रोडक्टिव पर्पस में यूज़ हो सकता, किसी और काम में यूज़ हो सकता था, किसी से और कोई बिजनेस वगैरह किया जा सकता था, किसी एक्टिविटी में लाया जा सकता था। हाई फिडुशियल लिमिट, इफ fiduciary limit is high or it has been increased with the passage of time, then people will lose confidence in the currency। कि अगर हाई फिडुशियल लिमिट रखी जाए तो लोगों का कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है वैल्यू के ऊपर, करेंसी के ऊपर, तो ये भी एक डिमेरिट है। अनरिस्पॉन्सिव टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेड, इट इज़ अनइकोनॉमिकल एंड अनरिस्पॉन्सिव टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेड। रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेड में ये है कि थोड़े बहुत इसमें कंसेशन तो मिल जाती है रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए, लेकिन चूंकि एक ख़ास अमाउंट होती है, एक फिक्स्ड अमाउंट होती है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है, तो उससे हट के तो जो भी करेंसी इशू होगी उसकी रिजर्व रखी जाएगी गोल्ड की सूरत में। तो यहाँ पर यह है कि चूंकि इनइलास्टिक है लिहाजा ट्रेड की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती। जो दूसरा हमारे पास मेथड है करेंसी प्रिंसिपल के तहत वो है बॉन्ड डिपॉजिट सिस्टम। द सेंट्रल बैंक इशूज नोट्स अगेंस्ट 100% बैकिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स। के इसमें ये होता था कि सेंट्रल बैंक जो है वो गवर्नमेंट के गारंटी पे या बैकिंग पे 100% जो गवर्नमेंट बॉन्ड थे उसकी एक गारंटी होती थी, बैक करता था और 100% नोट इशू करता था। यानी कि गवर्नमेंट बॉन्ड जितने होंगे उतनी ही करेंसी इशू होगी, नोट्स इशू होंगे। द बॉन्ड्स आर रिटन प्रोमिसेस ऑफ द गवर्नमेंट टू पे द अमाउंट ऑन ड्यू डेट। और जो बॉन्ड्स की उसने आगे थोड़ी सी डिफिनेशन दी है कि गवर्नमेंट बॉन्ड वो होते हैं कि एक रिटन प्रोमिसेस होते हैं, डॉक्यूमेंट होता है, रिटन डॉक्यूमेंट होता है, प्रोमिसेस होता है उसके अंदर कि गवर्नमेंट इतनी अमाउंट फला दिन को पे करेगी, ड्यू डेट में पे करेगी। सो उन गवर्नमेंट बॉन्ड्स के बैकिंग की सूरत में जो सेंट्रल बैंक है वो नोट्स इशू करता था। ये यूएसए में इस्तेमाल होता था ये बॉन्ड डिपॉजिट सिस्टम। और इसके अलावा उसमें ये है कि इन यूएसए सम बैंक्स वर परमिटेड टू इशू नेशनल बैंक नोट्स unto the amount of approved government bond held as well as paid up capital of these banks। जो बैंक्स का पेड अप कैपिटल था और गवर्नमेंट बॉन्ड थे उसका जो वैल्यू थी दोनों की सारी, उस वैल्यू के हवाले से नोट्स इशू होते थे। इंडिया में भी इस सिस्टम को अडॉप्ट किया गया लेकिन ये जल्दी ख़त्म हो गया वगैरह जो यहाँ पर इसने दी हुई है। बट इवन देन दिस मेथड लॉस इट्स यूटिलिटी, नाउ इट इज़ नॉट यूज्ड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। आगे उसके मेरिट्स डिमेरिट्स दिए गए हैं। सेविंग ऑफ मेटालिक रिजर्व है कि इट इज़ वर्थ वाइल टू नोट दैट मेटालिक रिजर्व वर नॉट नीडेड फॉर इशू ऑफ नोट्स। कि यहाँ पर कोई तरह का रिजर्व नहीं रखा जाता था, किसी किस्म का रिजर्व नहीं रखा जाता था, सिर्फ गवर्नमेंट के जो बॉन्ड थे वो उनके ऊपर उनके बेस पर सेंट्रल बैंक नोट्स इशू करते थे। अदर यूज़ ऑफ मेटल,
देयर वाज अ सेविंग ऑफ मेटल विच कुड बी यूज्ड एल्सवेयर। यहाँ इसका मेरिट ये था कि जो गोल्ड की रिजर्व वैसे रखे जाते थे, अब यहाँ इस सिस्टम के तहत या इस मेथड के तहत नहीं रखे जाते थे तो कहीं और इस्तेमाल हो सकते थे। फैसिलिटी फॉर गवर्नमेंट, द मॉनेटरी अथॉरिटीज एंड गवर्नमेंट वर इन पोजीशन टू मैनिपुलेट द सिचुएशन अकॉर्डिंगली टू सिचुएशन। ये गवर्नमेंट और मॉनेटरी अथॉरिटीज आपस में सिचुएशन को हैंडल कर सकती थी, मैनिपुलेट कर सकती थी। डिमेरिट इसका ये है कि रिजिड सिस्टम है, और रिजिड कैसे है कि इट वाज रिजिड सिस्टम बिकॉज द बैंक्स वर नॉट अलाउड टू इशू नोट्स बिहाइंड वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड देयर पेड अप कैपिटल। रिजिड ये है कि जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स थे और उनका पेड अप कैपिटल था बैंक्स का, उससे हट के ये कोई चीज़ नोट्स इशू नहीं कर सकते। इन इलास्टिक ड्यू टू मैक्सिमम लिमिट है, चूँकि ये ऑलरेडी पेड अप कैपिटल और गवर्नमेंट बॉन्ड की वैल्यू के मुताबिक ही नोट्स देते थे, तो लिहाजा ये इन इलास्टिक है, मैक्सिमम लिमिट में ये ऑलरेडी नोट्स जारी करते थे, इसके अलावा नोट जारी नहीं कर सकते थे। सो इन इलास्टिक इन दिस सेंस है। इसके बाद हमारे पास तीसरा जो मेथड है वो है फिक्स्ड मैक्सिमम इशू है कि इन दिस मेथड अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नोट्स इज फिक्स्ड विच कैन बी इशूड विदाउट मेटालिक रिजर्व। कि यहाँ पर गवर्नमेंट जो है या इशूइंग अथॉरिटी जो है वो एक अंदाज़ा लगा दी थी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो रिक्वायर्ड है हमें वो कितनी हो सकती है, तो वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नोट्स जो है ना वो फिक्स करते थे कि हमें कि इतने अमाउंट के नोट्स हम जो मैक्सिमम हो सकते हैं वो फिक्स हो जाते थे कि इतने अमाउंट हम इशू करेंगे। दिस लिमिट इज़ यूजुअली वेल अबाउ द एनुअल एवरेज रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री, और ये डेफिनेटली एनालिसिस होते थे कि कंट्री की रिक्वायरमेंट क्या है, एनुअल एवरेज रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से एक मैक्सिमम लिमिट तय होती थी, मुतय्यन होती थी, डिटर्मिन कर की जाती थी, फिक्स होती थी, और उतनी ही मैक्सिमम फिक्स लिमिट के मुताबिक नोट इशू होते थे। दिस मैक्सिमम कैन बी रेज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू मीट द ग्रोइंग नीड्स ऑफ द कंट्री, और ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता था। डेफिनेटली ये जो मैक्सिमम लिमिट है, फ्रांस हैज़ यूज्ड दिस सिस्टम बिफोर 1928। और इसके जो मेरिट्स हैं, इकोनॉमिकल सिस्टम है, इसमें भी कोई मेटालिक रिजर्व नहीं थे, बल्कि यहाँ पर जो कंट्री का एनुअल रिक्वायरमेंट, एवरेज रिक्वायरमेंट देखी जाती थी और उसके मुताबिक एक मैक्सिमम लिमिट तय होती थी, और उस मैक्सिमम लिमिट को यूज़ करते हुए उसके अगेंस्ट में उतनी ही वैल्यू की करेंसी जारी की जाती थी या सर्कुलेट की जाती थी। फ्लेक्सिबल सिस्टम, इट इज़ फ्लेक्सिबल बिकॉज द गवर्नमेंट कैन रेज द मैक्सिमम लिमिट। गवर्नमेंट अगर कहे कि मैक्सिमम लिमिट इतनी है, फिक्स करती है गवर्नमेंट, तो डेफिनेटली उतनी ही नोट्स इशू होंगे। सेविंग ऑफ मेटल, इट स्पेयर्स मेटेलिक रिजर्व्स वेरियस अदर यूजेस फॉर वेरियस अदर यूजेस। और इसके डिमेरिट्स ये हैं कि ओवर इशू है, द फ्लेक्सिबिलिटी इनकरेज द गवर्नमेंट फॉर ओवर इशू, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है कि एनालिसिस होते हैं कि एनुअल जो रिक्वायरमेंट है, एवरेज रिक्वायरमेंट है वो इतनी है, और ये एक फ्लेक्सिबिलिटी है, ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है। सो ओवर इशू के चांस हो सकते हैं यहाँ इस मेथड के तहत। इन्फ्लेशन हो सकती है, और जब ओवर इशू होगी तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन होगी, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, प्राइस लेवल्स बढ़ जाएंगे। प्राइस लेवल बढ़ने की सूरत में परचेजिंग पावर कम हो जाती है, महंगाई हो जाती है, इन्फ्लेशन आ जाती है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें इस मेथड के तहत डिस्कस की गई हैं। सो आज की इस सेशन में हमने करेंसी प्रिंसिपल के तहत, जो कि वैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड अब ये करेंसी प्रिंसिपल इशू फॉलो नहीं होता, और लेकिन फिर भी हम एज ए कंसेप्ट हमने इसको क्लियर करना था। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये करेंसी प्रिंसिपल और इसके मेथड्स जो आज हमने पढ़े हैं, इसके तहत करेंसी प्रिंसिपल के तहत जो 3 मेथड्स हैं, फिक्स फिडुशियरी सिस्टम। फिक्स फिडुशियरी सिस्टम के 1-2 सेंटेंसेस में दोबारा सुन लीजिए कि फिक्स फिडुशियरी सिस्टम में एक फिक्स अमाउंट गवर्नमेंट मुख्तस करती है कि ये बगैर रिजर्व के जारी किए जाएंगे, और जो इसके अलावा करेंसी इशू करेंगे वो रिजर्व उसका रखे जाएगा। ठीक है। और जो बॉन्ड्स डिपॉजिट सिस्टम है, इसके तहत कोई रिजर्व नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट के कुछ बॉन्ड्स होते हैं, उन बॉन्ड्स के गारंटी में या बैकिंग में सेंट्रल बैंक नोट्स इशू करता है, और गवर्नमेंट बॉन्ड जो है वो एक रिटर्न प्रोमिसेस हैं कि हम फलां ड्यू डेट में इतनी अमाउंट की पेमेंट करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास तीसरा जो है वो फिक्स्ड मैक्सिमम इशू है। ये मेथड करेंसी प्रिंसिपल के तहत तीसरा मेथड है, और इस मेथड में भी कोई रिजर्व किसी किस्म का नहीं रखा जाता, बल्कि इस मेथड के तहत एक मैक्सिमम अमाउंट
मेजर की जाती है, एनालिसिस किया जाता है कि कंट्री का जो एनुअल एवरेज रिक्वायरमेंट है मनी की वो कितनी है, तो जो मैक्सिमम हो सकती है वो ये डिटरमिन करते हैं और उतनी ही करेंसी सर्कुलेट करते हैं। सो आई होप कि आपने इन 3 मेथड्स को समझ लिया होगा। इस बारे में अगर कोई कंसेप्ट, कोई वर्ड क्लियर नहीं है तो प्लीज़ आप क्वेश्चन कीजिए सो दैट कि इसका आंसर किया जा सके। थैंक यू वेरी मच।